आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास के एक ऐसे दौर में गोता लगाने वाले हैं जो वाकई बहुत ही दिलचस्प है। ये सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है गहरे सांस्कृतिक आदान प्रदान की, एक भयंकर और लंबे प्रतिरोध की और उन ऐतिहासिक आक्रमणों की जिन्होंने आने वाली कई सदियों तक इतिहास की धारा को ही बदल कर रख दिया। ये वो समय था जब ज्ञान के अद्भुत महामार्ग बन रहे थे और बड़े बड़े साम्राज्य आपस में टकरा रहे थे। तो इस पूरी कहानी को हम इन 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। पहला, सांस्कृतिक आदान प्रदान। दूसरा, 300 वर्षों का प्रतिरोध। तीसरा, तुर्कों का उदय। चौथा, महमूद गजनवी। और अंत में सोमनाथ और उसके बाद के हालात। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। भाग 1, सांस्कृतिक आदान प्रदान। देखिए, अक्सर हमें लगता है कि शुरुआती संपर्क सिर्फ और सिर्फ युद्ध और संघर्ष के बारे में था, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। ये ज्ञान का एक बहुत ही गहरा दो तरफा महामार्ग था। आइए इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। अरबों के आने से भारत को कई नई और ज़रूरी चीज़ें मिलीं, जैसे ऊंट पालन की शुरुआत हुई, कार्टोग्राफी यानी मानचित्र कला का विकास हुआ, खजूर की खेती शुरू हुई और मॉनसून का सटीक डेटा मिला। लेकिन कहानी सिर्फ एक तरफा नहीं थी। भारतीय ज्ञान भी अरबों के ही जरिए यूरोप तक पहुंचा, चाहे वो दर्शनशास्त्र हो, ज्योतिष हो, चरक जैसे विद्वानों की चिकित्सा पद्धति हो, या फिर सबसे अहम हमारा गणित और अंकों का ज्ञान। अरबों ने वास्तव में एक सेतु या ब्रिज का काम किया, जिसने हमारी बौद्धिक संपदा को दुनिया भर में फैलाया। 40,000, सोचिए जरा, ये कोई आम नंबर नहीं है। महान भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने बिना किसी आधुनिक उपकरण के पृथ्वी की परिधि यानी सर्कमफेरेंस की गणना लगभग 40,000 किलोमीटर की थी। इसके अलावा उन्होंने पाई के मान और द्विघात समीकरणों पर जो काम किया वो अपने समय से सदियों आगे का था। और दिलचस्प बात यह है कि इस प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया ने माना। महान विद्वान अल बरूनी ने खुद अपनी किताब में लिखा है कि दुनिया में किसी को भी ग्रहण के बारे में ब्रह्मगुप्त जितना ज्ञान नहीं है। अल बरूनी ने ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का बहुत गहराई से अध्ययन किया था, और यही वो बेमिसाल ज्ञान था जो अरब बुद्धिजीवियों के जरिए यूरोप तक जा पहुंचा। अब आते हैं भाग 2 पर, 300 वर्षों का प्रतिरोध। बौद्धिक आदान प्रदान की इस शानदार कहानी के साथ साथ एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक गतिरोध भी चल रहा था, जिसने अगली 3 सदियों का इतिहास तय किया। आप सोच रहे होंगे कि अरबों के शुरुआती आक्रमणों के बावजूद वो भारत के भीतर अपना साम्राज्य क्यों नहीं फैला पाए। इसका सीधा सा जवाब है यश शक्तिशाली गठबंधन। 738 ईस्वी में उत्तर और पश्चिम भारत के ताकतवर राजाओं ने एक कमाल का संगठन बनाया। इसमें चालुक्य वंश के पुलकेशिन, गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट प्रथम, राष्ट्रकूट वंश के दंतिदुर्ग और मेवाड़ के बप्पा रावल एक साथ आ गए। ये सच में एक अभूतपूर्व एकजुटता थी। इस मजबूत गठबंधन का असर ये हुआ कि उन्होंने अरब विस्तार को पूरे 300 सालों तक रोक कर रखा। बप्पा रावल के नेतृत्व में इस सेना ने अरबों को वापस गजनी तक खदेड़ दिया, और सिर्फ इतना ही नहीं, वापसी में रावलपिंडी जैसी जगहों पर हर 100 किलोमीटर पर अपनी फौजी चौकियां भी स्थापित की। उस युग के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी सैन्य सफलता थी। भाग 3, तुर्कों का उदय। अब जब अरबों का विस्तार थम गया तो इतिहास ने एक बिल्कुल नया और हैरान करने वाला मोड़ लिया। ये बदलाव अचानक रातों रात नहीं हुआ था। चीन से लेकर यूराल तक जो तुर्क लोग फैले थे वो मूल रूप से खानाबदोश थे और बौद्ध धर्म मानते थे, लेकिन फिर भयंकर अकाल और जलवायु परिवर्तन के कारण उन्हें तुर्कमेनिस्तान की तरफ जाना पड़ा। वहां उनका अरबों से टकराव हुआ। समय के साथ ये तुर्क अरबों के गुलाम बने, फिर अपनी काबिलियत से उनके अंगरक्षक बन गए, और अंततः इस्लाम अपनाकर वो वहां की सर्वोच्च राजनीतिक और सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित हो गए। बिल्कुल एक नाटकीय बदलाव। इसी नई सैन्य शक्ति के उभरने के दौरान अल्पतगीन ने गजनी में गजनवी वंश की नींव रखी। फिर सुबुक्तगीन ने पहला तुर्क सैन्य अभियान शुरू किया। लेकिन जो सबसे बड़ा और असली बदलाव आया वो था 998 ईस्वी में, जब महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा। और यहीं से शुरू होता है भाग 4, महमूद गजनवी। ये इतिहास का एक बेहद जटिल और प्रभावशाली चरित्र था, जिसके अभियानों ने भारतीय उपमहाद्वीप को पूरी तरह से झकझोर दिया। 17 महमूद गजनवी को इतिहास में इसी आंकड़े के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है।
इतिहासकार हेनरी इलिट के दस्तावेजों के मुताबिक गजनवी ने भारत पर पूरे 17 बार आक्रमण किए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई छोटे-मोटे या अचानक हुए हमले नहीं थे। ये एक बहुत ही सोची समझी और लगातार चलने वाली सैन्य रणनीति थी। लेकिन सवाल ये है कि इन आक्रमणों का मकसद क्या था? इसके लिए हम सीधे गजनवी के दरबारी इतिहासकार उतबी के शब्दों को देख सकते हैं। उतबी ने स्पष्ट लिखा है कि इन अभियानों के दो ही मुख्य कारण थे, अपार धन जमा करना और धर्म का प्रचार। दरअसल गजनवी को मध्य एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बेहिसाब पैसे की जरूरत थी और भारत की अथाह दौलत की चर्चे तो हर जगह थी ही। अगर हम उसके अभियानों की रफ्तार देखें तो वो हैरान करने वाली है। 1001 ईस्वी में वह हिंद में राजा जयपाल को हराया, फिर 1008 में नगरकोट से अकल्पनीय धन लूटा, 1018 में मथुरा और कन्नौज में भारी तबाही मचाई और 1021 में कालिंजर के किले पर चंदेल राजा विद्याधर के साथ उसका एक लंबा गतिरोध चला, जो आखिर में एक संधि पर जाके रुका। अब इस पूरे कालखंड की इतनी बारीक जानकारी हमें मिलती कहाँ से है? ये सब हमें उस दौर के कुछ सबसे शानदार बुद्धिजीवियों की वजह से पता है। उतबी ने दरबारी इतिहास किताबुल यामिनी लिखी, फिरदौसी ने 50,000 छंदों वाला ईरान का महाकाव्य शाहनामा लिखा और अल बरूनी ने, जो गजनवी के साथ भारत आया था, हमारी संस्कृति और पुराणों का गहराई से अध्ययन करके किताबुल हिंद लिखी। सच कहूं तो इन्हीं ऐतिहासिक दस्तावेजों पर हमारी आज की समझ टिकी हुई है। अब हम पहुंचते हैं भाग 5 पर, सोमनाथ और उसके बाद। ये गजनवी के अभियानों का सबसे मशहूर और विनाशकारी चरम था। और ये बात गजनवी की रणनीतिक सावधानी को बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती है। हुआ ये था कि अजमेर के चौहान राजाओं, खासकर गोविंदराज द्वितीय से वो पहले बुरी तरह मात खा चुका था। तो 1025 में जब वो सोमनाथ जा रहा था, उसने सीधे रास्ते की बजाय थार मरुस्थल का वो खतरनाक रास्ता चुना जहां भयंकर गर्मी और जहरीले सांप थे। वो किसी भी कीमत पर चौहानों से दोबारा टकराने का जोखिम नहीं लेना चाहता था। 1025 ईस्वी में गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर अपना 16वां सबसे बड़ा आक्रमण किया। आपने शायद ये मिथक सुना हो कि उस वक्त लोगों ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। चालुक्य राजा भीमदेव के नेतृत्व में 50,000 से भी ज्यादा स्थानीय लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। पूरे 3 दिन तक वहां भीषण युद्ध चला था। ये कोई एक तरफा हमला बिल्कुल नहीं था। लेकिन इस संघर्ष के बाद जो आर्थिक तबाही हुई वो रोंगटे खड़े करने वाली थी। 30,000! ये वो संख्या है जो गजनवी द्वारा लूटे गए सोने के किलोग्राम को दर्शाती है, और इसके साथ 10 टन से ज्यादा जवाहरात भी। इस भयानक लूट ने उस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को जड़ से हिलाकर रख दिया। हालांकि इस हमले का एक बहुत ही तेज रिएक्शन भी हुआ। जैसे ही गजनवी के लौटने की खबर फैली, खजुराहो के विद्याधर, मालवा के भोजराज और अजमेर के अजयराज जैसे क्षेत्रीय राजाओं ने तुरंत एक शक्तिशाली गठबंधन तैयार कर लिया। उनका सीधा मकसद था गजनवी को वापस जाने से रोकना, और इसका नतीजा ये हुआ कि गजनवी को घबराकर अपना रास्ता बदलना पड़ा और कच्छ और सिंध के बेहद कठिन मार्ग से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को देखने के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा और अहम सवाल आकर खड़ा हो जाता है। अल बरूनी, उतबी और फिरदौसी जैसे लेखकों ने जो लिखा, वो आज भी हमारे इतिहास को देखने के नजरिए को कैसे तय कर रहा है? उन 300 सालों की एकजुटता, उन भयंकर लड़ाइयों और हमारे लचीलेपन को हम आज कैसे याद करते हैं? इतिहास सिर्फ बीती हुई घटनाओं की एक लिस्ट नहीं है। ये इस बात का भी आईना है कि हम अपने अतीत को आज कैसे समझते हैं, और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए।